माँ श्री नर्मदे हर चैत्र माह प्रारंभ हो चुका है और उसी के साथ नर्मदा तट पर उत्तरवाहिनी यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी है। उत्तरवाहिनी यात्रा के प्रथम चरण में हमारे साथ मुल्ताई से आए हुए सज्जनगण नर्मदा भक्तजन हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी परिक्रमा पर परिक्रमा कहाँ से आना हुआ? हमारा मुल्ताई से आना हुआ है। आप हमारे साथ है आदरणीय श्री शिवा खंडेलवाल जी, जी जो शिव भक्त है। जी। और एक नर्मदा जी की परिक्रमा हमने 12 नवंबर 2024 से 26 नवंबर 2024 तक की थी वाहन द्वारा। और ये उत्तर वाहिनी जो है मंडला से जो शुरू हो रही है, तो वो पैदल परिक्रमा है 42 किलोमीटर की। तो उसको सपरिवार के साथ कर रहे हैं। कैसे मन हुआ कि इस बार उत्तरवाहिनी की जाए, मंडला में की जाए? मैया बुलाती है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तब भी ऐसा ही हुआ था और अब भी इस बार भी ऐसा हुआ। भैया से चर्चा हुई, फिर बोले कि परिवार के साथ चलते हैं। मैया ने बुला लिया। मैया बुलाती है बारंबार। इसके पहले भी इस क्षेत्र में कभी आना हुआ आपका? इसके पहले इस क्षेत्र में 2017 में मेरा आना हुआ था, जब सरकार द्वारा एक नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी। उस समय मंडला और डिंडोरी का मैं प्रभारी रहा हूँ। तो उस समय मैं सरकार में भी था। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास रोजगार बोर्ड का अध्यक्ष था, कैबिनेट मंत्री दर्जा था। उस समय ये सारा क्षेत्र मेरा देखा हुआ है। लेकिन नर्मदा मैया जैसे मेरी पहचान भी 2017 में ही हुई। और तब से फिर बस मैया बुला रही है और हम आ रहे हैं। कैसा लगता है नर्मदा तट? अद्भुत है। मतलब इसके लिए निशब्द है बिल्कुल, कि कुछ भी बोलना, कि मतलब सेवा और समर्पण देखना है बिना किसी नाम के, तो केवल नर्मदा जी के तट पे आपको दिखेगा। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो। सेवा यात्रा के दौरान देखा होगा आपने कि नर्मदा के तट पर बहुत छोटे लोग, जो आर्थिक स्थिति से बहुत छोटे लेकिन दिल बहुत बड़ा, लोगों की सेवा में, क्या लगता है देखकर उनको? ये सारी प्रेरणा नर्मदा मैया ही उनको देती है। मैं गुजरात का एक छोटा सा अनुभव शेयर करता हूँ। भैया भी साथ में थे। कौन सा गाँव था? विमलेश्वर में हम पहुँचे रात को 11:30 बजे लगभग। मैया ने दरवाजे खोले घर के। हमारा रात्रि विश्राम वहीं था। बोले कि आपके लिए भोजन बनाती हूँ। हम करीब 25-30 लोग थे। सबके लिए भोजन बनाया, सब कुछ हुआ। दूध दूसरे दिन के अभिषेक के लिए दिया और उन्होंने हमसे कोई पैसे नहीं लिए। जब हमने पूछा कि दीदी ये सब कैसे क्या चलता है, तो बोले ये सब मैया की प्रेरणा से चलता है, मैया इसको सब चलाती है। तो दूसरा सवाल ये था कि मैया दीदी आप ये काम कब से कर रहे हो? ज्योति दीदी नाम था उनका। पिछले 150 वर्ष से ये उनकी 6वीं पीढ़ी है जो ये काम कर रही है। लोग छोटा सा एक भंडारा करते हैं तो जगह जगह फ्लेक्स और ये लगाते हैं। उनका कहीं बोर्ड नहीं, कहीं फ्लेक्स नहीं है। तो ये सब मैया की कृपा है। अभी आना हुआ था मंडला, उनका मुलाकात हुई थी। वो खंड परिक्रमा कर रही है, मतलब इतने साल हो गए। हाँ। परिक्रमा पूरी नहीं कर पाई हैं। तो अभी उसी दौरान आई थी मंडला। अच्छा, भैया के भी बड़े अद्भुत अनुभव रहे हैं नर्मदा परिक्रमा के दौरान। भैया भी कुछ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, आइए महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं शिवा खंडेलवाल। और नर्मदा जी के तट पर आने का ये मुझे दूसरी बार अवसर मिला। पहली बार हम गाड़ी से गए थे, दोबारा अभी आए। मैंने यहाँ पर पाया, इस परिक्रमा में भी और हम वाहन से परिक्रमा की उसमें भी, कि जितने धनी और विशाल हृदय वाले लोग नर्मदा तट पर हैं उतने दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। सारा प्रेम, सारा धन आपको यहीं मिलेगा। भाई धनी वही है जो दूसरों को दे और प्रसन्नता से दे। ऐसे लोग यहीं मिलते हैं। और यही साथ में जाने वाला मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। हमने नर्मदा यात्रा की गाड़ी से वहीं से प्रेरणा लेकर हमने, हमारे यहाँ ताप्ती तट पर लोग आते हैं, महादेव जाने वाले, पचमढ़ी जाने वाले, महाराष्ट्र से लोग आते हैं। तो हमने नर्मदा जी की परिक्रमा से प्रेरणा लेकर वहाँ भी भंडारा शुरू किया और वहाँ हमने सबको भंडारा कराया और हमारे घर की महिलाओं से ही हमने भोजन बनवाया। तो और हम तो अभिभूत हैं नर्मदा जी के कृपा से। नित्य हम माँ का स्मरण करते हैं और हमारी ये तो है ही कि एक बार ज़रूर ना ज़रूर माँ जो है हमको पद यात्रा का भी मौका देगी। और हम जो लोग हैं भाऊ, हम नगर में प्रथम ऐसे लोग हैं जिन्होंने नगर से नर्मदा जी की परिक्रमा की। तो ये क्रम निरंतर बढ़ता जाएगा और कारवा बहुत बढ़ेगा। और यहाँ आकर भी आप लोगों का प्रेम इसने लेकर हम बहुत अभिभूत हैं। माँ नर्मदा की कृपा आप पे सब पे भरपूर रहे, हम पर भी रहे, यही हमारी बात है। चलिए, माँ की कृपा है। निश्चित रूप से पदयात्रा का भी अनुभव होगा आपको और बहुत जल्द होगा। आपसे आप क्योंकि शासन प्रशासन भी जुड़े रहे हैं, क्या चाहते हैं कि नर्मदा तट एक ऐसा सुगम का मार्ग हो जिसमें परिक्रमावासी एक अच्छे माहौल में नर्मदा जी के किनारे किनारे परिक्रमा कर सकें? देखिए होता क्या है, हम जब
आस्था का या धर्म का विषय रखते हैं, हम सबकी अपेक्षा ये होती है कि सरकार ये करे, सरकार ये करे। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार ये ना करे। सरकार को हम सुझाव दें और समाज सामने आए और उसको करे। जैसे नर्मदा जी के किनारों पे, तटों पर अगर एसटीपी प्लान बनाना है, ये सुझाव हमारे होने चाहिए। कुछ काम सरकार कर सकती है, लेकिन सारे काम सरकार नहीं कर सकती है। आप देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूँ। स्वच्छता में इंदौर भारत में नंबर 1 है, तो क्या उसका जो श्रेय जाता है वो केवल नगर निगम को जाता है? वहाँ की जनता को जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी मानसिकता ऐसी बनाई कि रंग पंचमी के दिन गैर हुआ, आगे आगे रंग पंचमी का माहौल चल रहा था, पीछे पीछे सफाई चल रही थी। ये इंदौर वालों ने दिखाया। तो ये किया किसने? ये समाज ने किया। तो समाज ही सब कर सकता है, लेकिन सरकार ने पीछे खड़े रहना चाहिए और उसके द्वारा ये काम होना चाहिए। यानी समाज में से कोई प्रतिनिधित्व निकलकर बिल्कुल, सामने आए जैसे हमारे जो सरकार को प्रेरित करे। बिल्कुल, जैसे हमारे अनिल माधव दवे जी थे, उन्होंने नर्मदा समग्र की एक बहुत अच्छी संकल्पना रखी कि नर्मदा जी को तटों को साफ किया जाए, स्वच्छ किया जाए, वहाँ पे चेंजिंग रूम बने, सब करे, ये करे, लेकिन सरकार पीछे और सामने ये समाज। तो इस माध्यम से काम हो सकता है। और नर्मदा जी के इसमें परिक्रमा भी ठीक है, आस्था की विषय भी ठीक है, धार्मिकता भी ठीक है, लेकिन नर्मदा जी को साफ सुथरा, निर्मल, विरल अगर बनाना है, समाज ही कर सकता है। एक प्रश्न और मन में आपने बात इतनी की है, निकल रहा है, नर्मदा जी में रेत का उत्खनन। हाँ। और उत्खनन इस हद तक या इस दर्जे तक कहना चाहिए कि नर्मदा के पूरे स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है, नर्मदा की धार को प्रभावित किया जा रहा है, वहाँ पर मशीनें लगाई जा रही हैं, रास्ते मिट्टी मुर्रम डाल के पूरी मतलब धारा का अवरुद्ध किया जा रहा है। क्या कितना उचित मानते हैं इसे आप? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको छोड़ देना चाहिए। उसी तरीके से नर्मदा माई जीवित इकाई है, सरकार ने घोषित किया है। जीवंत इकाई जी। तो कम से कम नर्मदा माई से उससे रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको जीवित मानते हैं, माता मानते हैं, हमारी माई है, हमारी माई को ही हम नोच रहे हैं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और सुझाव भी है सरकार को कि नर्मदा जी को छोड़ दीजिए, उत्खनन मत कीजिए। अभी हाल ही में 2 संतों की यहाँ पर सेवा यात्रा, नर्मदा यात्रा हुई, और दुख ये हुआ लोगों को कि उन्होंने इस विषय को लेकर ना कोई कमेंट्स किए, ना विरोध ही किया। वैसे भी साधु संतों ने इस विषय पे नहीं ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो धार्मिकता का और इसका विषय है। ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार का विषय है, इसका संज्ञान सरकार ने ही लेना चाहिए। हाँ, उनके माध्यम से सरकार के पास जाना चाहिए, उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि साधु संत हमको दिशा निर्देश दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये काम तो सरकार नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस वीडियो के माध्यम से मेरा निवेदन है कि नर्मदा जी का उत्खनन प्लीज़ रोकिए, मत होने दीजिए। वो जीवंत इकाई है, माता है। चलिए, आपने इतना कहा, हम भी चाहते हैं कि इस माध्यम से खबर शासन प्रशासन से पहुंचेगी और कहीं ना कहीं माँ की प्रेरणा से उनके भी विचार यदि मान लो सदगति पर आए और ये उत्खनन बंद हो। आपने हमसे आज चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर।